मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थक कर भी रुकते नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थक कर भी रुकते नहीं। मेहनत की आग में जलकर ही, मेहनत के आग में जलकर ही सपनों के तारे चमकते हैं। तो मैं विजय आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय पे स्वागत करता हूँ। आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक ए है दूसरी बी है। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी क्या है, बी है। ठीक है। इन दो बॉडी में एक चीज देखिए कि इसमें कह रहा है कि ए इज पॉजिटिव चार्ज और बी कैसा है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो ए अगर पॉजिटिव चार्ज है और बी कैसा है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज कब आता है और निगेटिव चार्ज कब आता है। तो देखिए समझिए ध्यान से इस बात को। तो मान लेते हैं आपके पास एक बॉडी ए है, ये है आपके पास एक बॉडी ए और एक दूसरी बॉडी है, ये है बी। इसे अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए है और ये कौन सी बॉडी है, बी। ठीक है। दोनों के मासेस इक्वल हैं, इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। ठीक है। तो अब देखो क्या है कि एक ऐसा है पॉजिटिव चार्ज है, एक ऐसा है पॉजिटिव चार्ज है और बी कैसा है, निगेटिव चार्ज है। समझिए बात को ध्यान से। अब कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब कही जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज तब कही जाएगी जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी बॉडी पर चले जाएं। जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी बॉडी पे चले जाएं, हम उस बॉडी को बोलते हैं कि वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो सपोज करते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और यहाँ पे चले गए होंगे। ठीक। ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे चला गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाएंगे, ठीक है, सपोज करिए ए से जितने इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाएंगे, ठीक है, उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बी पर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। ये चीजें क्लियर हो रही है सबको। ठीक है। हाँ। अगर मैं कह दूं कि ए से एन इलेक्ट्रॉन निकल के गए, ठीक है, आप बोलोगे कि सर चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हो गया, तो बोलोगे सर प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन। ठीक है। और इसी को क्या बोलते थे, इसी को हम लोग बोलते थे, ठीक है, इसको बोलते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का ट्रांसफर कंटिन्यूअस नहीं होता, वो क्या करता है, वो सर्टेन अमाउंट में होता है। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, ई है और ई की वैल्यू आपको मालूम ही होगी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है। अब देखिए समझिए, अगर ए से इलेक्ट्रॉन निकला तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, ये होता है एम ई, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी। तो अब बात को ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना मास में भी तो कमी आएगी। और अगर एन इलेक्ट्रॉन निकला तो मास कितना हो जाएगा, आफ्टर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ, मान लेते हैं एन चार्ज। मैं पूछूं मास कितना बचा ए का, तो बोलोगे सर अब तो वो हो जाएगा, पहले एम ए था और उसमें से एन इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन से एम ई की कमी हुई और जितने निकलेंगे उतने टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस एन एम ए। चीजें क्लियर हुई सबको। और बी वाला उतना ही गेन किया, तो अगर मैं बी के मास की बात करूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा एम बी, पहले था ही और ऑलरेडी उसने एन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उतना मास बढ़ जाएगा। हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट सीन क्या है कि कोई भी बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होती है उसका मास इंक्रीज हो रहा है और पॉजिटिवली चार्ज होती है उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर।
तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, हमारा आंसर तो निकल ही जाएगा भाई कि एमबी जो है ये ज्यादा है किससे, एमएस, फाइनली। ठीक है, एमबी क्या है, एमएस से ज्यादा। बट एक चीज और समझते हैं, ठीक है, क्या टोटल मास का कंजर्वेशन फेल हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? टोटल अगर ऐड कर दोगे तब भी एमए प्लस एमबी ही होगा। तो ये क्वेश्चन और बनता है कि एक से दूसरे में मास का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो ये पूछता है कि कौन सा मास ज्यादा और कौन सा कम होगा। साथ साथ पूछता है क्या कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, तो हाँ बिल्कुल होल्ड करता है। जितना पहले था एमए प्लस एमबी शुरू में ही था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तब भी कितना रहेगा, एमए और एमबी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। बट कुछ चीजों को और ध्यान, कुछ चीजों को और ध्यान दो। ध्यान क्या दोगे? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक, उसका मास हमेशा डिक्रीज होगा, मास डिक्रीजेस ऑलवेज। और अगर कोई भी बॉडी निगेटिवली चार्ज, तो उसका मास हमेशा इंक्रीज करे। आई होप कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, आइए देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स having charges plus 4q and minus 2q are placed with their centers are distance apart. The force of attraction between the sphere is F. If two spheres are brought in contact the, and placed at the same distance smaller, the force between them becomes, क्या हो जाएगा सिचुएशन? तो लेते हैं पहले, हमारे पास दो स्फीयर्स लेते हैं, एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, इस सेंटर के बीच डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, आर दिया है। ठीक है, मैं सुविधा के लिए इस स्फीयर को ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ। और इस पर चार्ज 4q है, इस पर चार्ज -2q। तो आपको मालूम ही है, अगर दो बॉडीज पर अपोजिट चार्जेस हो तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो एक +4q है, एक -2q है, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए बात किया है यहाँ पे, लाइन देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सिव की बात नहीं किया उसने। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अगर यही सेम चार्जेस होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ सबको याद होगा, क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Q1 Q2/r²। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 4q, और साहब की वैल्यू है 2q। ध्यान रखिएगा, कूलम्स लॉ में हम कभी भी चार्ज को निगेटिव नहीं रखते। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ओनली डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि व्हेदर दे अट्रैक्ट और व्हेदर दे रिपेल। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, हमसे निगेटिव नहीं रख रहे हैं, ये आपके मन में बिल्कुल एकदम डाटा फीड होना चाहिए। एफ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 8k q² r²। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वेशन में हम लोग वर्क करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, इफ टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। अब जो ये ए और बी है, मींस आला और बाला, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आ दो। तो चलो बच्चा, कांटेक्ट में लाते हैं, ये आपके पास ए रहा, ये आपके पास बी रहा, इन दोनों को कांटेक्ट में ला दिए हम लोग। कॉन्सेप्ट को फिर से याद करिए कि अगर ए और बी कांटेक्ट में आते थे और दोनों आइडेंटिकल, तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, और तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आइडेंटिकल स्फीयर में चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दोनों पे चार्ज कैसे जाता है, एवरेज में जाता है। मींस ये कि ए और बी
चार्ज ट्रांसफर होने के बाद ये जो चार्ज बचेगा उसे बोलते हैं हम लोग क्यू डैश। ये हो जाएगा दोनों का एवरेज। दोनों का क्या हो जाएगा? एवरेज। तो देखो Q1 हमको मालूम ही है। Q1 दिया है 4Q और Q2 दिया है -2Q अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? 2Q/2 दैट इज Q। मतलब अब ए और बी पर जो चार्जेस रहेंगे वो कितने कितने रहेंगे? ये ए रहा और ये बी रहा। ये ए रहा और ये बी रहा। डिस्टेंस वही रखनी है, डिस्टेंस आर ही है। और चार्ज जो बचा है ये क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इस पे है, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इस पे है। ध्यान रखिएगा कब? आफ्टर टचिंग। दोनों को एक दूसरे को टच कर दिए उसके बाद का सीन। ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो सर यहाँ पर तो चार्जेस सेम सेम हो गए, अपोजिट पोलैरिटी के है ही नहीं। क्या हो गए? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ये अक्सर एग्जाम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एफ डैश इज इक्वल टू के, यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में हमको रिलेशन निकालना है। तो एक काम करें हम लोग इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो अगर 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो एफ डैश बाई एफ हो जाएगा। और देखो ये हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और दिस अपान के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखो ये सेम वैल्यूज है, कट जाएगी, कितना आ गया? 8 आया। तो हम लोग देखें यहाँ पे तो एफ डैश कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास। ठीक है। क्या पूछा था भाई? पूछा था कि नाउ द फोर्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। ठीक। अच्छा हमने यहाँ उल्टा रखा, 8 नीचे होना चाहिए भाई। एक सेकेंड, ये वाला 8 होना नीचे होना चाहिए। तो ये आपके पास कितना आया? ये आ गया यहाँ पे 1/8। और 1/8 का मतलब ये हुआ कि एफ डैश जो है वो कितना आ गया? F/8। सो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए सही है? ऑप्शन नंबर डी इज एकदम करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? ये एक अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से समझिएगा। अगर थियरी में प्रॉब्लम आएगी फिर नेक्स्ट है कि आपके पास क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस हैज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स लोकेटेड इनसाइड इट। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू सरफेस इज। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सरफेस है। आपके पास क्या है? एक सरफेस है। सपोज सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्फेयर है। ये क्या है? एक स्फेयर है। और इसके अंदर क्या रखे हैं? डाइपोल्स रखे हैं। क्या रखे हैं? डाइपोल्स। ये आपके पास -Q और ये +Q। डाइपोल क्या होते हैं? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। तो अब सोचो एन डाइपोल रखा है, पहले हम एक डाइपोल को समझते हैं। एक डाइपोल को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ पे क्या है? +Q चार्ज है। और उनके बीच सेपरेशन बहुत कम है, एल होती है। ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू पान एफ साइलान नॉट। और क्यू क्या होता है? क्यू इनक्लोज चार्ज बाय द सरफेस। ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे इनक्लोज चार्ज निकालोगे तो ये -Q प्लस क्यू है, कितना हुआ नेट चार्ज? 0 हो गया। तो सर चार्ज तो है बट नेट चार्ज क्या है? 0 है। और नेट चार्ज अगर 0 हो तो इनक्लोज चार्ज कितना आएगा? एक डाइपोल में 0 तो एन में कितना हो जाएगा? उनमें भी 0 ही होगा। फ्लक्स कितना आएगा आपके पास? वो हो जाएगा 0। ये चीजें क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास है ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, a charge plus q is placed at the center of a cube side l। तो हम लोग एक क्यूब लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? क्यूब लेते हैं। तो सपोज ये अपने पास एक क्यूब है। क्यूब। ठीक है। ये अपने पास एक क्यूब है।
और इसमें क्या है, एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू इनसाइड में। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब इज, किसी एक फेस के क्यूब से कितना फ्लक्स इमर्ज करेगा। ठीक है, तो मैं एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देता हूँ। क्या कि पहली बात ये है कि चार्ज इनसाइड में है, तो हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ट्यूब के अंदर रखें, सिलेंडर के अंदर रखें, स्फीयर के अंदर रखें, फ्लक्स हमेशा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा इससे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग बताएंगे कि देखिए सर ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कौन बताया, गॉस बताया, कौन बताया, गॉस बताया। और यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन। मैं पूछूं कि बताओ क्यूब में कुल कितने सरफेसेस, तो बोलोगे सर एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, दो सरफेस हो गए ये, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, हो गए चार, और एक अप एक डाउन, कुल कितने सरफेस हो गए, छह सरफेस। तो किसी एक सरफेस से कितना निकलेगा, तो बोलोगे सर अगर छह सरफेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, एक सरफेस से कितना होगा, तो छह से डिवाइड कर देना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग लिख दे रहे हैं फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन। एक चीज और पूछता है, अगर चार्ज को हम किसी एक फेस पर रखें तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फॉर क्यू इज प्लेस्ड एट फेस, क्यू इज एट एनी फेस, जब फेस पर रखोगे तब फ्लक्स हो जाता है क्यू बाई टू एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग रख दें कहाँ, किसी कॉर्नर पे, तो फॉर कॉर्नर, ठीक है, जब कॉर्नर पर रखेंगे उस टाइम जो फ्लक्स होता है सिर्फ चार्ज का वन बाई फोर्थ पार्ट अंदर रहता है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान फोर एप्सिलॉन। ठीक है, समझ आई बात है। कॉर्नर मतलब ये वाला, एक काम करते हैं इसको एज लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एज, नहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, एज पर, एज किसी वर्टेक्स पर रख दिए तो फॉर वर्टेक्स, जब वर्टेक्स पर रखते हैं तो जो फ्लक्स होता है वो जाता है क्यू बाई एट एप्सिलॉन। ये सारे ध्यान रखिएगा। बट हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, ये पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब, तो वन फेस ऑफ द क्यूब पे कितना होता है, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरह मत देखिएगा, लेक्चर को एक समरी की तरह देखिएगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम न्यूमेरिकल के साथ साथ कवर करें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास। कि देखिए यहाँ पे कह रहा है टू चार्जेस प्लस वन माइक्रोकूलम एंड प्लस फोर माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्टेंस, यहाँ पर चार्ज रखे गए हैं, एक चार्ज आपके पास है वन माइक्रोकूलम, सपोज कर लेते हैं Q1 है ये, और दूसरा चार्ज Q2 है, ये है आपके पास फोर माइक्रो, और इन कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, और ये एयर में प्लेस है, कहाँ प्लेस है, एयर। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो पहली बात ध्यान से समझिए, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उस दौरान ध्यान देते हैं कि Q2 जो है वो Q1 पे लगाएगा फोर्स, Q2 अगर लगाएगा Q1 पे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसे बोलते थे F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और जब वन लगाएगा टू पे तो इसे बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर, यहां तक बात एकदम क्लियर। F12 जो होता था इसे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोलते थे, और ये होता था कि Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहां लिखते थे हम लोग R21। R21 का मतलब हुआ दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर फोर्स F12 डायरेक्टेड। ठीक है, और मैं कहूं अगर F21 क्या होगा, तो बोलोगे सिमिलर सर हम इसको लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहां हो जाएगा R12। इसका मतलब क्या हुआ,
यूनिट वेक्टर R12 बताएगा कि फोर्स जो 2 1 है वो चार्ज 1 से चार्ज 2 की ओर डायरेक्ट है। देखो ये इधर जा रहा है। तो मैं कहूं अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो लें, F12 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई F21 का मैग्नीट्यूड, अगर इनका रेशियो लें ये कितना हो जाएगा? देखो ये जो अमाउंट है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R21 कैप अपान R12 कैप। और ध्यान दो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हम लोग यहाँ से देख क्या रहे हैं कि F12 और F21 के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। अगर इनका रेशियो लेंगे F12 अपान F21 तो ये कितना आएगा? चार्ज कुछ भी हो, व्हाट एवर दी चार्जेस, ये मैटर नहीं करता, फोर्स का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, चाहे चार्ज जिस रेशियो में हो। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्या कि देखो यहाँ पे चार्ज 1:4 में है बट फोर्स का रेशियो कितना है? 1:1। कुछ भी रेशियो में वो मैटर नहीं करेगा, हमेशा फोर्स क्या आएगा? क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्सेस है, एक दूसरे पे जितना लगाएगा दूसरा उतना लगाएगा। ये कूलम्स थर्ड लॉ, वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। और थर्ड लॉ कहता है कि ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पे उतना फोर्स लगाएगा, और उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? 1:1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें है। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये कि a point charge small q is placed at center of a line joining the two equal charges capital Q and capital V. The system of three charges will be in equilibrium if q is OB. ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इस सारे कॉन्सेप्ट को पहले समराइज कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। इस क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान देते हुए तब पढ़िएगा। ये आपके पास क्यू है और ये क्यू, इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं r। एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, जो कहां पे रखा है? सेंटर पर है। सेंटर मतलब ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस r/2 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। थोड़ी बात को ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे कुछ पहले की पॉइंट बताएंगे, उसके बाद हम इसके थ्योरी को सॉल्व कर लेंगे जैसे भी। तो पहली बात ये है, अगर चार्जेस सेम पोलरिटी के हो, चार्जेस क्या हो? सेम पोलरिटी, ध्यान से सुनिएगा, अगर चार्जेस सेम पोलरिटी के होंगे उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी लाई करेगा। ठीक है, तो सेम पोलरिटी के अगर चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑलवेज लाई, ऑलवेज लाई बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक चार्ज क्यू है, ये एक चार्ज क्यू है, दोनों सेम पोलरिटी। सेम पोलरिटी मतलब होता है या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। तो देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स इनके बीच में कहीं भी जीरो होगा, तो हमने उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो मान लिया कि सी पर जीरो होगा तो स्मॉल क्यू को रख दी। ठीक है, लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट पोलरिटी और अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा ऑलवेज लाई आउटसाइड द सिस्टम, आउटसाइड द सिस्टम। ये चीजें क्लियर रही? मतलब अगर ये प्लस होता ये माइनस होता तो क्यों यहाँ रखने पर नेट फोर्स जीरो ना होता? उसे हमें बाहर रखना पड़ता, या तो इधर या फिर इधर। अब या फिर इधर या फिर उधर का क्या मतलब रहा? हम आपको एक की तरीका सिखाते हैं हमेशा, आसान तरीका, कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा वो हैवियर चार्ज से दूर होगा और स्मॉलर चार्ज के पास होगा। यहाँ पे दोनों सेम है, तो निश्चित रूप से अगर दोनों सेम है दोनों को मिड में होगा, इसीलिए मिड पे दिया गया है स्मॉल क्यू, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज ये भी क्यू है, इसके बीच में तीसरा चार्ज क्यू रखा गया है। कह रहा है कि क्यू क्या हो कि इस पर जो है नेट फोर्स जीरो हो। तो मैं मान लेता हूं फोर्स ऑन, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए, ड्यू टू ए, ये कितना हो जाएगा? बोलोगे सर ये लिखेंगे हम लोग एफ सी ए, और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा के
क्यू क्यू अपान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास आर बाई टू का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 k क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी तरह से बी जो सी पे फोर्स लगाया वो कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑन, ठीक है, सी ड्यू टू बी वो कितना हो जाएगा, k क्यू अपान हो जाएगा आर बाई टू का स्क्वायर। और ये भी कितना हो जाएगा 4 k क्यू बाई कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। अब समझिए, ये कह रहा है द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। बेक सवाल फंस जाएगा कि सर अगर थ्री चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अभी ये वाला तो इक्विलिब्रियम में है बट क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इस साइड फोर्स लगेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब क्यू मस्ट बी निगेटिव। क्यू मस्ट बी निगेटिव, ये चीजें क्लियर हुई भैया। जैसे हम इस चार्ज में फोर्स चेक करें, सपोज करते हैं बी वाले पे, तो बी पे अगर हम लोग फोर्स चेक कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे देखें, तो भैया ए जब बी पे लगाएगा तो इस साइड फोर्स लगाएगा, और सी जब फोर्स लगाएगा तब इधर ही ये वो भी लगा देगा। अगर दोनों फोर्सेस सेम ही डायरेक्शन में होगा तो क्या कभी नेट जीरो होगा, नहीं होगा, इसलिए क्यू निगेटिव होगा। क्लियर है, ठीक। अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए। अगर हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, एक बार ए जितना इस पर फोर्स लगाए, ये सी भी उतना ही फोर्स लगाए, दोनों इक्वल होंगे तभी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक। अगर हम देखते हैं ए बी पे कितना फोर्स लगाता है तो बोलेंगे सर एफ ए बी लगाएगा, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं कहूं बताओ सी कितना लगा रहा है इस पे, तो बोलेंगे सर सी लगाएगा आपके पास एफ बी सी, इसे भी बी ए लिखिएगा, इसे भी बी ए लिखिएगा। तो बी सी कितना लगाएगा, अगर हम लोग देखें तो सी जो बी पे लगाएगा वो हो जाएगा के क्यू क्यू बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर बाई टू का स्क्वायर। दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तभी जाके नेट फोर्स जीरो होगा बी पर। इसलिए क्लियर हो रही सबको। अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 k क्यू बाई आर स्क्वायर। जो कटे उसे काटिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ के क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ से के क्यू कटा, यहाँ एक क्यू बचा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया क्या, यहाँ पे आ गया क्यू इज इक्वल टू 4 क्यू। क्यू यहाँ से कितना आ गया, क्यू बाई फोर। बट क्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारे पास, ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है। इसे पूरा अच्छे से समझिएगा, एक क्वेश्चन की तरह मत लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सिमिलर है और ये आपके लिए, ये सिमिलर है, ये आपके लिए है। ठीक है, आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद होगा जब थियरी सेक्शन में हम लोग अच्छा नहीं समझ में आएगा तो थियरी के लिए हमारा एक पूरा मास्टर वीडियो है, उसको देख लीजिएगा थियरी वाले पार्ट में। ठीक। अब इसमें देखो समझो, ये कह रहा है आपके पास कि एक हॉलो स्फीयर है। कैसा स्फीयर है ये, हॉलो स्फीयर। सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेडियस है कितना, कैपिटल आर, और एक ऐसा है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को आप ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे क्रिकेट की बॉल होती, तो क्या है, हॉलो स्फीयर है, खोखला। ठीक है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैं यहाँ पे तीनों केसेस का याद दिला देता हूँ। तो देखो अगर हम लोग एक पॉइंट पी मान लें और इसकी डिस्टेंस आर मान लें, ठीक है, तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो लिखे थे हम लोग आउटसाइड में, ई आउटसाइड आई थी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्यू क्या है, इस पर जो चार्ज है स्फीयर पर, इस स्फीयर पे जो भी चार्ज है वो क्यू है। ठीक है। और अगर मैं पूछूं इस सरफेस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लोग बोले थे सर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं किए थे हम लोग, आर की जगह कैपिटल आर ले लिए। मैं पूछूं इनसाइड में कितना होगा, तो बोले थे सर इनसाइड में तो कोई चार्ज है ही नहीं, और जब कोई चार्ज ही नहीं है
तो ये कितना हो जाएगा, 0/r², दैट इज कितना, 0। आप याद रखिएगा, किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो फॉर एनी सेल, या फिर इसी बात को लिख देते हैं कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। इसी बात को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो हम लोग पढ़ते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट है। अगर E 0 हुआ तो E 0 कब होगा, जब V कांस्टेंट रहेगा। V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, आप लोग क्या बोलोगे कि सर वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो हमारे पास ध्यान देने की बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होती है, एनी इंटरनल पॉइंट। समझ में आई बातें। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। द सरफेस डेंसिटीज of surfaces of two charged spherical conductors R1 and R2 are equal। तो सरफेस डेंसिटी का मतलब हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों की क्या है, इक्वल। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सरफेसेस। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दो सरफेस लेते हैं स्फेयर, एक ये है और एक ये। एक की रेडियस है R1 और दूसरे की रेडियस है R2। ठीक है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। सपोज कहते हैं इस पर चार्ज Q1 हो, इस पर चार्ज क्या है, Q। ठीक, तो ये मान लेते हैं क्या, सिग्मा है, और ये भी क्या है, सिग्मा है, क्योंकि दोनों सेम। तो आप लोग पढ़े थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ये सबको याद है। तो पहले के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 दिस इज इक्वल टू 1/A, और स्फेयर है तो कितना हो जाएगा, 4πr1²। और दूसरे के लिए लिखूंगा तो बोलोगे सर सिग्मा 2 ये हो जाएगा Q2/4πr2²। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कहा ये दोनों सेम है। सिंस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्वल करिए, देखिए क्या पाएंगे, Q1/4πr1² दिस इज इक्वल टू Q2/4πr2²। यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आया Q1/Q2। ये वैल्यू आ गई सर R1/R2 का स्क्वायर। देखो पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑन दी सरफेस। तभी हम लोग सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, कितनी आई थी, KQ/R²। ठीक, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सरफेस, सरफेस ऑफ फर्स्ट, पहले वाले में इसके सरफेस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर E1 इज इक्वल टू KQ1/R1²। ये हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 2 पे कितना हो जाएगी, और सरफेस 2 के लिए कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर E2 इज इक्वल टू KQ2/R2²। समझ में आ रही बात है ये। इन दोनों का रेशियो चाहिए, इन दोनों क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। इसे इक्वेशन स्टार नाम दे देना। अब रेशियो चाहिए E1/E2 कितना आ जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा Q1/Q2, और यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात है, ये उल्टा हो जाएगा। और ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन स्टार ये कितना आ जाएगा, हम इक्वेशन स्टार से जब देखेंगे तो E1/E2 की वैल्यू हो जाएगी
यहाँ देखो, ये Q1 बाई Q2 कितनी है, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। सर ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो फिर आया क्या, ये आ गया E1 बाई E2, दिस इज इक्वल टू 1:1। क्लियर रही चीजें ये। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही पोटेंशियल पूछा जाता है, और पोटेंशियल पूछेगा तो क्या करेंगे, पोटेंशियल का फार्मूला लगा देंगे, सिमिलर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको वो आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपके पास, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity this। मतलब क्या, कि देखो एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें किसी डाइपोल को रखा गया है, सपोज कर लेते हैं ये डाइपोल है अपना, ये डाइपोल है, ठीक है। तो इस डाइपोल को जब रखे हैं, तो ये मान लेते हैं हमारे पास माइनस की है और ये क्या है, प्लस। ठीक, और ये यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे देखते हैं, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, ये डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, कितने का, 4 न्यूटन का। टॉर्क कितना है, 4 न्यूटन मीटर। चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ इज 2, मतलब ये कि अगर इसकी लेंथ जो है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻²मीटर, आपको बताना है क्यू कितना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को आते हैं कि थियरी में कैसे हम समझेंगे। देखो जब किसी डाइपोल को हम 30 डिग्री पर रखेंगे, तो आपको मालूम है प्लस चार्ज क्या करेगा, इस साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और कितना करेगा, क्यूई करेगा। और जो माइनस चार्ज है वो इस साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये करेगा माइनस क्यू। पहले ध्यान समझो क्यों इस साइड किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की मोशन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव चार्ज की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट जाएगा और ये क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। इमेजिन करिए कि ये डाइपोल रहा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो नेट फोर्स जीरो आ जाता। अब उस सिचुएशन में बॉडी मूव नहीं करती, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और फोर्सेस सेम है और अपोजिट पोलरिटी के, इक्वल और कैसे हैं, अपोजिट हैं। उनको बोलते हैं कपल, क्या बोलते हैं, कपल। कपल हमेशा क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है, इसलिए टॉर्क की बात करें। अब ये जो टॉर्क आता था, याद होगा, ये आता था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा कितना आ जाएगा, देखिए समझिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपके पास पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई साइन थीटा। अब टाउ की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन है, ई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ है, और साइन कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/2 × 10⁵, साइन 30 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 4 × 10⁻⁵। अब हम लोग पढ़े हैं P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q × 2L होता है। ठीक है, P की वैल्यू हम लोग निकाल ही लिए हैं, कितना है, 4 × 10⁻⁵, Q इंटू 2L, 2L की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। इसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो गया 2, और इसे हम लोग इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ प्लस 2, दैट इज Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ और इसका मतलब हुआ 2 मिली कूलम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलकर अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको करा देते हैं, ये लास्ट है, फिर हम लोग, ठीक है, आज का सेशन का एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। चलिए, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. The force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. तो चलिए समझते हैं। आपके पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ये मैं छोटा छोटा स्पेल दे ले रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज हुआ, ये दूसरा पॉइंट चार्ज हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, डिस्टेंस मान लेते हैं आपके पास ये आर, और एक पे चार्ज क्या है, ये ए है और ये बी। ए पर चार्ज है प्लस क्यू और बी पे चार्ज है माइनस, ठीक है। तो अब जो इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बोलोगे सर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा क्यू, क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब सिचुएशन ये है कि कह रहा है ए से अगर 25% चार्ज बी को चला जाए, तो भाई समझिए, चलिए ए में शुरू में चार्ज कितना है क्यू, और इसका 25% चला जाएगा, तो 25% मतलब घटा दीजिए, क्यू का 25% कितना हो जाएगा, इसे मान लेते हैं क्यू डैश, ये क्यू वन कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये क्यू का 25%। तो आपको मालूम है कि क्यू वन जो हो जाएगा क्यू माइनस, ये हो जाएगा क्यू इंटू 25/100, ये आ जाएगा आपके पास, क्यू वन आ जाएगा, देखो यहाँ से 25 चाको 100, इसको हम लोग कैंसिल करके कितना हो जाएगा, 25 चाको 100, तो ये एलसीएम लेंगे, 4 क्यू में से 1 क्यू जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3Q/4, ये ए पर आया, ठीक है। तो बी वाला 25% गेन किया, तो बी गेंड गेंड 25% एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज। अब समझने वाली बात है कि अगर मैं लिखूं Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा भैया, ऑलरेडी उसके पास माइनस क्यू था, और उसका जो है ए का 25% ये गेन कर लिया, तो कितना हो जाएगा Q2, बोलोगे सर माइनस क्यू ऑलरेडी है, ठीक है, और 25% गेन किया, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 25/100, और ये हो जाएगा कितना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -4Q में से क्यू जाएगा, तो -3Q/4। अब फोर्स क्या हो जाएगा, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पहली बात ये भी पूछ सकता है कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ के Q1 Q2/r², उसी डिस्टेंस पर रख रहे हैं, ठीक है, इसे एफ डैश कर देते हैं। एफ डैश कितना हो जाएगा, के Q1 की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 3Q/4, और Q2 की वैल्यू कितनी है, बोलोगे सर 3Q/4, माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया था प्लस माइनस ओनली डिसाइड्स दी मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। एफ डैश कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 9/16 के Q² बाई R², और इक्वेशन 1 से ध्यान से देखिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, एफ है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ है। तो ये आपके पास कितना आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू 9/16 एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, आज का सेशन कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए हम जो बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।